हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के बारे में जाना था। इतिहास कहते किसे है, इतिहास की विशेषताएं क्या है और इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन किया था। अब हम लोग क्रम वाइज इतिहास, प्राचीन इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, प्राचीन इतिहास जो जानने के स्रोत हैं, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसके आधार पे प्राचीन काल को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, प्राचीन इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया गया। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। अब क्रम वाइज मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जैसे मैंने स्रोत में बताया था, तीसरे नंबर पे पुरातत्व साक्ष्य। तो पुरातत्व साक्ष्य जहां मिले होते हैं, जहां जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य ना हो। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, कोई लिखित साक्ष्य ना हो। ठीक है ना, जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिले उसे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है ना, ये काल काफी लंबा रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, ये 10 लाख ईसा पूर्व से लगा के लगभग 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आज बताऊंगा प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सी बला है, इसमें ही होता है किसी वह काल जहां पे लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वहां पे कुछ लिखित शब्द मिले हैं या कहें तो अक्षर मिले हैं, लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखे जाते हैं। सबसे पुराना हो गया जहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वो प्राग ऐतिहासिक काल हो गया। उसके बाद कुछ लिखित साक्ष्य मिले तो, लेकिन आज तक वो हम लोग उनको पढ़ नहीं पाए हैं, वो आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। उसके बाद तीसरा आप समझ ही रहे हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वही था जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं और पूरी हमें जानकारी अच्छी से मिल जाती है और काफी डिटेल में हमको जानकारी मिलती है, अपेक्षागत प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, और काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। पढ़ाने का तरीका दोस्त वही रहेगा, कहानी के माध्यम से आपके सामने स्टोरी चलेगी और जो परीक्षा में पूछे जाते तथ्य हैं और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं जो तथ्य हैं और पूछे जाने की जिनकी संभावना ज्यादा है, उन तथ्यों को, उन डेटों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए, पहली बात तो एक दो पॉइंट्स है। प्राग ऐतिहासिक काल के जो जनक है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहते हैं। ठीक है ना, प्राग ऐतिहासिक काल इन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ने वढ़ने का प्रयास किया था। ठीक है ना, उसके बाद भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भारतीय पुरातत्व के जनक कहलाते हैं। ये दोनों परीक्षाओं में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आप कहीं पे चाहे तो नोट कर लीजिएगा, मैं जो बताता चल रहा हूँ उसको आप कहीं ना कहीं नोट करते चलिएगा, जिससे आप बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक, तो चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पुराना काल हम लोग पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है ना, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, स्टोन एज, पत्थर का काल। ठीक है ना, जिस जमाने में, अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं है, अब उसके लिए हम लोग कैसे जानेंगे कि आप कैसे कालक्रम बनाए, कैसे क्रमबद्ध उसका अध्ययन करें। इसका तरीका होता है कि उस समय वो किस प्रकार के औजार इस्तेमाल करते थे। जैसे पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। स्टार्टिंग में बड़े बड़े पत्थर होते थे, कोई नुकीला उकीला वो नहीं बना पाते थे, ऐसे पत्थरों से ही मतलब वो यूज करके जानवरों को मारते थे और उनका मांस खाते थे। ठीक है ना, उसके बाद धीरे धीरे उनमें और भी आई, जो पत्थर के आकार जो बड़े बड़े थे वो थोड़े छोटे किए। ठीक है ना, उसमें नुकीलापन उसको करा, जिससे और उनको आसानी हुई शिकार करने में। उसके बाद वो थोड़ा उसको और भी अच्छा सा बनाया, उसको थोड़ा नुकीला बनाया, थोड़ा उसमें पालिशदार होने लगे, पालिश भी करने लगे, थोड़ा और देखने में भी अच्छा लगने लगा औजार वो, तो नवपाषाण काल हो गया। तो पाषाण काल जो है 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है ना, सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल। ठीक, उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नव पाषाण काल। सिंपल सी बात आप समझिए, पुराना पाषाण काल, बीच का मध्य पाषाण काल मतलब बीच का पाषाण काल, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो पाषाण काल हो गया वो नव पाषाण काल हो गया। पूरा पाषाण काल जो है तो सब कालक्रम में, देखिए मैंने एक चार्ट बना दिया है जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो है 10 लाख ईसा पूर्व से लगा 10,000 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक, मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक रहा है, और नव पाषाण काल जो है 9,000 ईसा पूर्व से लगा के 1,000 ईसा पूर्व तक रहा है। अब इसमें एक नया टर्म आ रहा है, ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व क्या होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात समझ लीजिए, देखिए, एक होता है ईसवी। ठीक है ना, ईसवी हो गया। एक होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हो गया। ठीक, मैं अभी ये आपका क्लियर करता हूँ। ईसवी मतलब इस समय सन चल रहा है सन 2022, 2022 ईस्वी कहते हैं। ठीक है ना, 2022 ईस्वी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एडी कहते हैं, एडी।
ठीक है ना। और ईसा पूर्व को क्या कहते हैं, BC, BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट इसका अर्थ होता है। चलिए अब मैं आपको बता रहा, देखिए कि स्केल मैंने बना दिया है। जैसे अभी आज वर्तमान में 2022 चल रहा है, ठीक, आगे आएगा 2023 होगा, 2024 होगा, ऐसा बढ़ रहा है। अब इसको हम पीछे जाते हैं, 2021 हो गया, ठीक है, 2019 हो गया, 2018 हो गया, 2010 हो गया, 19 हो गया, इस तरह करते करते एक समय आएगा जहां हम लोग सन 1 पे पहुंचेंगे। तो सन 1 ईस्वी, क्योंकि सन 2022 ईस्वी, सब ईस्वी चल रहा। अब 1 ईस्वी होगा, अब जस्ट इससे पहले एक और साल चले जाएंगे तो क्या होगा, वो तो वहां पे तो हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1 ईस्वी के आगे जब जाएंगे तो वो ईस्वी से पहले हो गया, ईसा पूर्व हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 ईसा पूर्व। 1 ईसा पूर्व मतलब क्या हो गया, 2023 साल, मतलब 2022 साल तो ये हो गया, 2022, 19, 18 इस तरह करते करते वापस जाएंगे, 1 तक पहुंचेंगे, और उसके बाद जो 1 साल और आगे बढ़ जाएंगे तो ये 1 ईसा पूर्व हो गया, हो गया। तो 1 ईसा पूर्व का क्या हो गया, 2023 साल। इस तरह बैक जाओगे, मतलब कहेंगे 10 लाख ईसा पूर्व, 10 लाख ईसा पूर्व। 10 लाख ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है, 10 लाख वो ईस्वी, वो ईसा पूर्व वो हो गए, और इधर 2022 साल और हो गए, तो 10 लाख 2022 ईसा, मतलब सन पहले की बात है, साल पहले की बात है। ये अर्थ आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से मैं आपको समझा दूंगा। ईस्वी और ईसा पूर्व समझना जरूरी था, ठीक ना, प्राचीन काल में। तो मैं पूरा पाषाण काल, तो देखिए पहली बात तो पूरा, मैंने इसको आसान समझने के लिए इसको चार्ट में बना दिया है। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब ये भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा समय रहा, 10 लाख ईसा पूर्व से लगा के 10,000 ईसा पूर्व तक समय रहा, ये लाखों साल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए भी आसान भाषा में, मतलब 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ आता नहीं परीक्षा में, इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो पूरा पाषाण काल 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये डिवाइड करने का जो समय है कि 10,000 ईसा पूर्व ही क्यों रखा गया, 9,000 ईसा पूर्व क्यों नहीं रख दिया गया, इसका भी कारण यह है कि जो गुण थे, आधार थे, कैसे वो शिकार करते थे, कैसे वो औजार इस्तेमाल करते थे, उसके आधार पे इन सनों को डिवाइड किया गया, ठीक है ना। और दूसरे कोई लिखित साक्ष्य तो मिल नहीं रहा है जिसके आधार पर हम बता दें कि इस साल से इस साल तक ये राजा था, इसलिए ये काल अलग कहलाएगा, इस साल से इस साल तक ये राजा था, ये काल अलग कहलाएगा। कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं पाषाण काल, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग को जो पुरातत्व जो चीज़ें मिली हैं, खोज पे मिली हैं, उसके आधार पर हम लोग लगाएंगे। तो पूरा पाषाण काल 10 लाख ईसा पूर्व से लगा के 10,000 ईसा पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल जो है, अब देखिए यहाँ पे एक आप और कन्फ्यूजन हो गए, मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से लगा के 4,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक। और नव पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से लगा के 1,000 ईसा पूर्व है। अभी दोनों आपस में हो रहा है, तो आप कहेंगे ये सर कैसे हो सकता है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल एक साथ चल रहा है। ये संक्रमण काल कहलाया है, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे मतलब पालिशदार पत्थर मिले, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे पालिशदार पत्थर नहीं मिले, ये इसी टाइम के थे। अब जैसे भारत में कोई चीज़ खोज हो चुकी है मान लीजिए, और वो अभी अफ्रीका में नहीं खोज हुई, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, अफ्रीका में नहीं खोज हुई है, और वो अभी थोड़ा पीछे चल रहा है, ये एरिया थोड़ा आगे चल रहा है, लेकिन समय तो एक साथ ही चल रहा है ना, समय तो एक ही साथ चल रहा है। यहाँ नव पाषाण काल आ गया, वहाँ भी पूरा मतलब मध्य पाषाण काल ही चल रहा है इस आधार पे। तो ये दोनों जो मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, ये दोनों साथ साथ लगभग चले हैं, ठीक। अब गुण क्या है, अब देखिए इसे परीक्षा में पूछा भी जाता है, और इसके आधार पर आपको डिवाइड भी करना, आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए काल तो मैंने आपको बता दिया, अब गुण। पूरा पाषाण काल में आखेटक, अखेटक मतलब होता है शिकार, शिकार पे पूरी तरह से निर्भर थे, ठीक है। खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक का अर्थ आप समझ रहे हैं, जैसे कि किसी जंगल में वो गए रहने के लिए, ठीक है ना, इंसान उस समय होमोसेपियंस, जैसे हम लोग वर्तमान जो है मनुष्य जो है होमोसेपियंस कहलाते हैं, उस समय नियांडरथल थे, ठीक है, नियांडरथल के बाद ही होमोसेपियंस आया है, ठीक है ना, जैसे वर्तमान स्वरूप में। तो पूरा पाषाण काल में नियांडरथल थे, हम लोग होमोसेपियंस हम लोग रूप में नहीं आ पाए थे। वर्तमान जैसे सोच है हम लोग की, वर्तमान जैसा शरीर का आकार ऐसा नहीं आया था, नियांडरथल था। इससे जस्ट पहले जो थे हमारे पूर्वज, वो नियांडरथल थे। नियांडरथल की खासियत क्या थी, उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती थी, क्योंकि बंदर से अभी धीरे धीरे खड़ा होना सीखे थे, अभी धीरे तक अभी थोड़ा झुक के चलते थे। 5 फुट के लमसम 4.5 फुट से लगा के 5.5 फुट तक हाइट होती थी, हाइट काफ़ी छोटी थी, ठीक है। और बालों का रंग लाल रंग का होता था। ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो इससे हमको जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो नियांडरथल थे उस समय।
खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब खाद्य का संग्राहक, संग्रह करने वाला, मतलब संग्रह इकट्ठा नहीं करना, संग्राहक उसको खत्म करने वाला। मतलब किसी जंगल में ये नियांडरथल वाले जाते थे, वहाँ पे अपना जानवर को मार के खाया, या कुछ फल वल मिल गया उसको बीट और खाया, और जानवर को मार के खाता। जब वहाँ जानवर खत्म हो गए फिर दूसरे जंगल में चले गए ढूंढने के लिए, ठीक है ना। तो उस इधर उधर घुमा करते थे, कोई एक जगह पर रहते थे नहीं, और इधर उधर घूमते थे। कृषि का इनको बिल्कुल जानकारी नहीं था, पशुपालन भी इनको नहीं पता था, ठीक है ना। नियांडरथल को पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूँ, 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जो आया 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, इस समय भी वो आखेटक ही थे, शिकार पे ही निर्भर थे, लेकिन और खाद्य संग्राहक भी थे। लेकिन पशुपालन की धीरे धीरे यहाँ शुरुआत होना शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना। पशुपालन अब धीरे धीरे पशुपालन की शुरुआत हुई थी, तो आप समझ में आएगा, दिमाग में एक प्रश्न आता है कि पशुपालन की शुरुआत हुई, सबसे पहले किस पशु को पाला गया, प्रश्न आता है। और ये परीक्षा में प्रश्न आया भी है, पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न आया है कि पशुपालन सबसे पहला किस पशु को मनुष्य ने पाला था। तो आपको बता दें, कुत्ता। इसका भी एक रीजन है, कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू जानवर बनाया था। कारण यह कि भेड़िए के रूप में रहा करते थे, और इंसान जो था वो मतलब कि शिकार करता था, तो उसमें कुछ जैसे मांस वास का टुकड़ा बच गया, रह जाता था, हड्डियां बच गई, उसको कुत्ता खा के रहता था। और कुत्ते के लिए आसान ये था कि वो शिकार उसको करना नहीं पड़ता था, अपना इंसान मेहनत कर रहा है, शिकार कर रहा है, और ये बचा खुचा ये खा के रह ले रहा है। बदले में ये वफादार, तो जानते हैं कुत्ते की मिसाल दी जाती है वफादारी की। तो ये रात में इंसान सो रहा है, किसी जानवर से अटैक होता है तो ये भौंकना शुरू कर दिया। एक तरह से मतलब कि इंसानों को तुरंत ही पता चल गया कि हाँ कोई अटैक हुआ, कुछ हुआ है, ठीक है ना, चौकन्ने हो गए इंसान। तो ये अच्छा रोल भी अदा करते थे। प्लस जब इंसान शिकार करते तो कुत्ते थोड़ी से मतलब जानवर को घेराव करने में भी मदद करते थे। इससे कुत्ते का फायदा भी मिलने लगा इंसानों को, इंसान को फायदा मिल रहा था, कुत्ते को भी फायदा मिल रहा था। इसलिए कुत्ते धीरे धीरे साथ में रहने लगे और धीरे धीरे पालतू जानवर बन गए, ठीक है ना। पशुपालन की शुरुआत उस समय धीरे धीरे शुरू हो गई थी मध्य का पाषाण काल में। अब आते हैं नव पाषाण काल में क्या हुआ, कृषि शुरू हो चुकी थी। नव पाषाण काल में 9,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के पीछे, मतलब कि कृषि का हम लोग को ज्ञान हो चुका था, ठीक। पशुपालन की शुरुआत अच्छे से हो चुकी थी, और स्थायी निवास का प्रारंभ हो गया था। स्थायी निवास का प्रारंभ क्यों हुआ, जब हम अब कृषि करना शुरू कर दिया, हमने अनाज उगाना शुरू कर दिया। अगर हमने चावल जैसे उगाया तो एक जगह पर रहेंगे, वहीं पे खेती करेंगे, वहीं उगाएंगे, फिर एक समय आएगा वो फिर फसल काटेंगे, फल मतलब फसल पकेगी होगा, तो वहाँ पे इंसान फिर रहेगा, अब इधर उधर घूमेगा नहीं। मतलब पहले तो जानवर खत्म हो गया, मार के खा गए, तो दूसरे जंगल में चले गए, ऐसा होता था। अब वो स्थायी निवासी बनने लगे, अब वो इंसान एक जगह पर रुक के रहने लगे, वहीं पे खेती बाड़ी करने लगे, इंसान पशु को पालने लगे, उसका दूध यूज करने लगे, जैसे गाय भैंस होगी उसकी दूध का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। और शिकार भी करते थे और कृषि भी करते थे, और एक जगह पे निवास करने लगे, ठीक है ना। ये नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में ये गुण था। अब औजार पे बता लीजिए, क्योंकि औजार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। औजार क्वार्टर, जाइट और सल्क पूरा पाषाण काल में यूज होता था। आप कहेंगे सर ये कौन सी बला है क्वार्टर जाइट, ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मतलब कि नुकीले एक धारदार पत्थर ना बनाए गए, छोटे इस इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे, वो क्वार्टर जाइट कहलाते हैं, ठीक ना। उसका इस्तेमाल पूरा पाषाण काल में किया करते थे, उससे फेंक के जानवर को मारा करते थे, ठीक है ना। ये हो गया। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, माइक्रोलिथ आ गया, सूक्ष्म पत्थर। सूक्ष्म पत्थर मतलब इतने बड़े पत्थर नहीं, सूक्ष्म पत्थर मतलब छोटे छोटे पत्थर नुकीलेदार बनाए गए थोड़े से, जिससे शिकार करने में आसानी होती थी। उसके बाद आता है नव पाषाण काल में स्लेट और पालिशदार। अब पालिश भी करने लगे, अब बढ़िया बिल्कुल पतला सा बनाया, बिल्कुल भाला टाइप का, और उसमें पालिश भी किया। अब और भी औजार हमारे जो थे वो और भी अच्छे क्वालिटी के बन गए थे नव पाषाण काल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो कहीं नोट कर लीजिएगा। क्वार्टर जाइट कब इस्तेमाल होता था, पूरा पाषाण काल में। माइक्रोलिथ कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षा में, इसको ध्यान रखिएगा। माइक्रोलिथ मतलब सूक्ष्म पत्थर, ये मध्य पाषाण काल में यूज होता था। और स्लेट और पालिशदार जो हो गए आपके, ये आपका आ गया नव पाषाण काल में। अब महत्वपूर्ण स्थल भी पूछे जाते हैं कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो अतिरपक्कम आप जानते हैं, अतिरपक्कम ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, और हथनौरा ये मध्य प्रदेश राज्य पड़ता है। अतिरपक्कम हथनौरा कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले, मनुष्य की उस समय जो नियांडरथल जो थे उनकी खोपड़ी मिली है, उसके साक्ष्य मिले, ठीक है ना। कहाँ से, अतिरपक्कम से मिला है और हथनौरा से मिला है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि मैं अगर स्लो बोल रहा हूँ तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे एक फंक्शन होता है
उस वीडियो की स्पीड बढ़ाने का। अब वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, 1.25 या 1.50 कर दीजिएगा, जैसा भी आपको सुलभ लगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। बस इतना रखिएगा। चलिए, उसके बाद आता है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी निकली हुई है, भीमबेटका जगह पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है भीमबेटका। वहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, कुछ चित्रकारी भी मिले हैं नर्मदा नदी के तट पर, भीमबेटका पे, ठीक है ना। अब मिर्जापुर से तीनों कालों के औजार मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मिर्जापुर जिला, ठीक है ना। वहाँ से तीनों काल यानी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों काल के औजार मिले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्त, इसको आप बार बार नज़र से गुजारोगे, अपने आप तुमको याद हो जाएगा। हम परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर ये सब नाम सब याद नहीं हो पा रहा। अतिरपक्कम, अतिरपक्कम एक जगह है तमिलनाडु में, हथनौरा है, वहाँ से मानव खोपड़ी की सब आप सोचिए, मानव खोपड़ी, नियांडरथल, जो हम लोग होमो सेपियंस है, हम लोग की खोपड़ी का आकार अलग होता है, नियांडरथल का खोपड़ी का आकार थोड़ा अलग था। उनके प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये अतिरपक्कम और हथरौना से मिले हैं, ठीक है ना। ये इंडिया की बात हो रही है, और पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो और भी कई जगह पे जहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? चौपानी माडो, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है, चौपानी माडो से मृद भांड मिले हैं। मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले हैं, मृद भांड, ठीक है ना। मृद मतलब मृदा, मतलब मिट्टी, उसके भांड, उसके मतलब कि कुछ बना लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने कुछ सामान उमान रखते थे, खाने पीने की वस्तु, तो इसके साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश के चौपानी माडो से। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप मैं जो बताता चलूँगा उसको आप नोट करते चलिएगा, जिससे आप बाद में आसान, अगर दोबारा तिबारा जब आप नज़र फेरेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 100% किसी को नहीं याद होता है, ये टेंशन ना लेना कि मुझे सर ये चीज़ नहीं याद हो रही, ये चीज़ नहीं याद हो रही। जितना आप शरीर से डालेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी रिवीजन होती रहेगा, और धीरे धीरे आपको उतनी ही ज़्यादा मात्रा में याद होती चली जाएगी। एक बार में किसी को याद नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, चौपानी माडो से मिला है मर्दभांड, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बागौर राजस्थान में पड़ता है, और आदमगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बागौर राजस्थान में जो है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये ध्यान दीजिए। अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है? बुर्ज होम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है, से गर्तवास और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को का प्रमाण मिला है। मतलब कि बुर्ज होम में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पे जब कब्र जो मिली हैं वहाँ पे उस नवपाषाण काल में जब मनुष्य को दफनाते थे वो, तो साथ में कुत्ते को भी दफना देते थे, ठीक है ना। इसके साक्ष्य मिले हैं। सोचिए कैसी चीज़ है। उस समय एक प्रचलन था, जैसे कुत्ते को पाला, कुत्ता बहुत पालतू जानवर अच्छा है और वफादार होता है, ये है, साथ देता है शिकारी में भी, और हमारे कुछ फेंके हुए मांस के टुकड़ों पे वो पलता है। तो ये मरने के बाद उनके बिलीव था कि मरने के बाद भी कुत्ते की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है ना। पुनर्जन्म हो ना हो इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है उनको, इसको मानते थे कि नहीं मानते थे, लेकिन ये चीज़ था कि वो जो अगर कुत्ता मतलब इंसान मर गया तो कुत्ते को भी साथ में एक दफना देते थे, ठीक है ना। ये उसमें प्रचलन था नवपाषाण काल में। फिर उसके बाद आता है गुफा कराल, जो कश्मीर में ही है, तो यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं बहुत सारे, ठीक ना। चिरांद बिहार में पड़ता है, चिरांद जगह एक चिरांद है, बिहार में पड़ता है, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा यूपी से, यहाँ से, अब देखिए ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोल्डिवा में यूपी में पड़ता है, और मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में पड़ता है। कृषि का सबसे पहला प्रमाण, कृषि का सबसे पहला प्रमाण जो है बलूचिस्तान से मिला, मेहरगढ़ से मिला, ठीक है ना, वहाँ के। और सबसे पहले चावल कैसे उत्पादन किया गया था, कहाँ उत्पादन किया था, सबसे पहले चावल उत्पादन का साक्ष्य जो है ये उत्तर प्रदेश से मिलता है, चावल का उत्पादन, वो भी कोल्डिवा। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा पड़ता है, वहाँ से चावल का पहला प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे चावल की खेती की गई होगी, ठीक है। और मेहरगढ़ से कृषि का, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण मिला है, ध्यान रखिएगा, कोल्डिवा से चावल का प्रमाण मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आग। जानते हैं आग के बिना इंसान अधूरा है। आग ना, अगर हम लोग आग का जानकारी ना मिली होती तो हम लोग कुछ ना कर पाते। आग की जो खोज कहें, आविष्कार तो कह नहीं सकते। देखिए आविष्कार दो शब्द होते हैं, एक होता है खोज, खोज होता है, एक होता है आविष्कार, आविष्कार, ठीक है ना। एक होता है खोज, एक होता है आविष्कार। अब आपसे पूछेंगे आग की खोज हुई थी कि आविष्कार हुई थी? आग की खोज हुई थी,
आविष्कार नहीं कहेंगे। आविष्कार का अर्थ आप समझ रहे हैं, शाब्दिक अर्थ जाइए। आविष्कार, आविष्कार का अर्थ ये होता है कि किसी चीज़ को बनाना। अब तक ये बना नहीं था, इसको नया बनाया गया। जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल को आज तक ये पहले बनाया नहीं गया, इसको खोजा नहीं गया। खोजने मतलब कहीं पढ़ा नहीं मिल गया मुझको, कहीं ढूंढा नहीं गया इसको, ठीक है ना। इसको बनाया गया, इसको आविष्कार किया गया है, ठीक है ना। ये है खोज का अर्थ। ये हो गया कि आग तो पहले से थी, कहीं आग जैसे गर्मी हुई, देखते जंगलों में आग लग जाती है ज़्यादा गर्मी के कारण होता है, तो आग पहले भी लगते होगा, 10 लाख ईसा पूर्व भी पहले लगता होगा। लेकिन जानकारी कब हुई आग की, कि हमको जानकारी अच्छा ये आग है, इसमें ये चीज़ होती। तो आग की जो खोज मानते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल भी मान लेते हैं। पूरा पाषाण काल से आग की खोज हो गई थी। लेकिन आग का प्रयोग क्या क्या कर सकते हैं? आग का प्रयोग खाना पकाने में कर सकते हैं, जानवरों को दूर भगाने में कर सकते हैं, जाड़े में शरीर को गर्म रखने के लिए कर सकते हैं। ये सब जानकारी कब मुझे मिली? ये मध्य पाषाण काल में मिली है, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल में आग के बारे में जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे ये हम लोग मध्य पाषाण काल में जाने हैं। तो प्रश्न अगर आता है कि आग की खोज कब हुई थी, तो आप पूरा पाषाण काल को टिक करेंगे। आपके प्रयोग की जानकारी कब प्राप्त हुई थी, तब वो मध्य पाषाण काल में रखिएगा। उसके बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जैसे पहिए की मतलब आविष्कार। पहिया, अब पहिया को आप क्या कहेंगे, खोज या आविष्कार? आविष्कार कहेंगे, क्योंकि पहिया कहीं पड़ा हुआ हमको नहीं मिला था, उसको कहीं खोजा नहीं था हम लोगों ने, उसको आविष्कार किया था। पहले चौकोर बनाया होगा, पंचभुज बनाया होगा, बाद में समझ में आया गोल बनाया जाए तो बढ़िया रहता है, मतलब चलाने में आसानी रहेगी। तो ये पहिए का जो खोज है, आविष्कार है, ये नवपाषाण काल में हुआ। कृषि नवपाषाण काल से शुरू हुई है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे स्टोरी इसलिए नहीं शुरू हो पाई क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। जब ये पाषाण काल खत्म हो गया, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। अब यहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिल रहे हैं, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। अगली वीडियो में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, मतलब हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे। अब जो आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत, पश्चिमी भारत के बहुत इलाके में फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। वहाँ पे कुछ लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया है। लेकिन खंडहर बहुत सारे मिले हैं, कई सारे मतलब उस समय की मृदभांड मिले हुए हैं, और नालियाँ बनाने की टेक्निक, ईंटें मिली हुई हैं, लाखों संख्या में ईंटें हैं। और वो उन्होंने जलाशय बनाया है, मतलब अन्न भंडार भी कर सकते हैं, मतलब अन्न भी बहुत सारा इकट्ठा करके रखने का उनको। ये सब चीज़ें कौन, एक नगरीय व्यवस्था, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो रहन सहन एक समाज रखता है, वो चीज़ें कर सकता है, वो इस तरह की सोच सकता है। वहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो ऐतिहासिक काल हम जब शुरू करेंगे, तो ऐतिहासिक काल में आपको लिखित पूरा सच मिलता है, क्रमवार पता चलता है कि अच्छा सबसे पहले ये राजा बनता है, वो बताऊंगा, सबसे पहला ये राजा बना, उसके बाद ये राजा बना, उसके टाइम पे क्या क्या घटनाएं घटी, वो कैसे वो दूसरा राजा हो गया, फिर उसके बाद कैसे आया दूसरा राजा, ये हुआ, कौन कौन से काल है, वहाँ से पूरा लिखित सच मिलता है, जो कहानी के तौर पर आपको सुनाया जा सकता है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको साथ में बताया जा सकता है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल से इतने ही प्रकार के प्रश्न आते हैं, जितने भी आ सकते होंगे मैक्सिमम मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। बाकी जब मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करवाऊंगा, जब मतलब कि आपका ये प्राचीन इतिहास है लगभग आधा खत्म हो जाए, मौर्य काल और काल कंप्लीट करवा ले जाएंगे, उसके बाद से मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी देना शुरू करूँगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपकी क्वेश्चनों को मतलब सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपकी होगी, और एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा, अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। और कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, चाहे इतिहास से नहीं और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तैयारी वाली संबंधित, उसमें भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।